गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आ गया है आज काफ़ी दिन बाद एससी वर्मा का रोटेशन मैकेनिक्स की एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम लेकर के अपने क्लास नहीं होगा, उनकी क्लास ही नहीं रही। आईआईटी के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड एससी वर्मा। एससी वर्मा के कुछ बेहतरीन सवाल आज आपके लिए हैं। आज इस वीडियो में आप देखें, एंजॉय करें। अगर आपके पास बुक हो तो बुक में, क्योंकि चाहे वो सन 93 की किताब हो चाहे 2021 की किताब हो, अगर पोजीशन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 93 पहला एडिशन था, और अगर आज की किताब आपके पास 2021 वाली भी है, यानी 28 सालों से राज करती हुई बुक है आईआईटी के बच्चों के बीच में, तो 36 नंबर की पोजीशन पर एक क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हनी का सवाल था, एक दिन मेरा भी अटक गया था ये सवाल, शायद कमज़ोर मन रहा होगा और कुछ नहीं। इस सवाल के सॉल्व करने के पीछे कमज़ोर मन हो सकता है, क्योंकि सवाल में वो दम था नहीं। देखो, इस चैप्टर में जो पुली वाले केस हैं उनमें पुली के मास को कंसिडर किया गया है, जबकि जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे बाबू, तब पुली के मास का चक्कर नहीं हुआ करता था। तब उसमें बोलता था मास लेस फ्रिक्शन लेस पुली। आज पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे करके साबित कर दिया है कि पुली में मास जरूर है। इस पुली के ऊपर से जाती हुई स्ट्रिंग, शायद एक क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट पिछली क्लास में दिखाई थी, इसका मास कैपिटल एम, यहाँ पर लटका हुआ मास स्मॉल एम, दोनों ही पुली आइडेंटिकल हैं, दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कंसीडर है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इसमें जितने सेगमेंट होंगे, रस्सी के जितने पार्ट होंगे, हर पार्ट का अलग अलग टेंशन होगा। तो मैंने इस टेंशन का नाम T1 दिया है। इस जगह भर में, इस जगह वही टेंशन अपोज करने के लिए हो जाएगा, यानी इस सेगमेंट का टेंशन फिर T2 हो जाएगा। जो एक्शन है वो T1 का है, जो रिएक्शन होने वाला है वो T2 का। हर सेगमेंट का अलग अलग टेंशन, ये T2। इस सेगमेंट के एक और नए टेंशन की तैयारी कर ली है, T3। जी हाँ, हर सेगमेंट में अलग अलग टेंशन, इसका वेट नीचे को नाम होगा स्मॉल एम जी। भैया देखें आप, इसका वेट नीचे काम करेगा कैपिटल एम जी, जो पुरानी कंसेप्ट, पुरानी परंपराएं आपके पास हैं, माइनस एम T1 इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। हम कहेंगे इस पिक्चर के लिए चलेंगे, इस पुली के लिए चलेंगे, तो इसको खींचने वाला T1, अपोज करने वाला T2, नेट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। मैं इस पुली के लिए जा रहा हूँ तो T2 है खींचने वाला, T3 है अपोज करने वाला, टेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। और तीसरा केस वही जो नॉर्मल सिचुएशन आपको मैं सिखाता था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में T3 खींचने वाला, स्मॉल एम जी अपोज करने वाला इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। 4 इक्वेशन, 4 अननोन चीज़ें, एक रही A, एक रही T1, एक रही T2, एक रही T3। तीनों को सॉल्व करना आप हमारे बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है। इस कैपिटल आर को नीचे भेजता हूँ, इस कैपिटल आर को नीचे भेजता हूँ, तीनों इक्वेशन सीधा सराटे से जोड़ दीजिए, सबका काम अपने आप ख़त्म पाएंगे आप। बाईं साइड में बचा है कैपिटल एम जी। शायद एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हम तो देख भी नहीं रहे हैं सवाल को, ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं मैंने किस कमज़ोर मन से उस दिन इसको छोड़ दिया था। कैपिटल एम, ए हमारा कॉमन हो चुका, तो आई अपान आर स्क्वायर, आई अपान आर स्क्वायर 2 बार हो गए तो 2i अपान आर स्क्वायर, और एक स्मॉल एम। जाइए अपना आंसर चेक कर लीजिए। मैंने तुमसे बहुत पहले भी बताया है कि एससी वर्मा के सवाल कभी टफ नहीं है। सवाल वो लंबा होगा जिसमें एक ही सवाल के अंदर 6 सवाल रखे होंगे। अब नेचुरल सी बात है, वो 6 सवाल हैं, इसलिए सवाल को टफ होना तो टफ नहीं, लंबा होना बनता है। टफ तो सवाल इसमें है ही नहीं है। हाँ, एक आध सवाल ऐसा मामला फंस जाता है जब हमें उस बात को समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि ये कहना क्या चाहते हैं। हो सकता है उनका मन कुछ और बताने का हो और हम कुछ और समझ रहे हो, थोड़ी अंग्रेजी हिंदी की समस्या खड़ी हो जाती है, तो सवाल फंस जाएगा। बाकी रही कंसेप्ट की बात, तो इस किताब का नाम ही है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो कंसेप्ट ही के सवाल हैं, बाकी किसी के सवाल नहीं है। लीजिए, आपका एक सवाल ख़त्म। अगला सवाल शुरू करता हूँ। मार्कर आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में साथ छोड़ जाए, और दूसरी इनकी सीसी भी नहीं है मेरे पास, अभी जाऊँगा लेकर आऊँगा। चलिए, अगला सवाल आप बच्चों के लिए
36 से बाहर निकल करके उसी दिन एक सवाल और फंस गया था। देखिए उसी दिन सवाल को समझ नहीं पा रहे थे, सवाल फंस गया था। आज उस सवाल को निकाल देंगे। 44 नंबर 44 बोला एक डोर है, दरवाज़ा। जानते थोड़ा सा मौका मुझे भी मिल जाता है तो अपडेट हो जाता हूँ मैं सवाल पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 मज़ा नहीं आ रही है, मार्कर साथ नहीं दे रहे हैं। चलो दूसरा ट्राई करेंगे। ए डोर ऑफ एल्मीरा ऑफ 6 फीट हाई, 6 फीट हाई, इसको भी रख देता हूँ, चल नहीं रहा है। 6 फीट हाई एंड 1.5 फीट, हाँ ये ठीक है, विड्थ। द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 हिंज, हिंज माने कब्जा, 2 कब्जों के साथ डोर का सपोर्ट है। सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 1 फीट फ्रॉम द एंड, ये इस एंड से 1 फीट है, ये भी इस एंड से 1 फीट है। यानी हम कह दें दोनों कब्जों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे 4 फीट। 4 फीट हमने उस दिन भी शायद लगाने की जब कोशिश की थी, उस कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन कहीं कमज़ोर मन था, छोड़ दिया होगा। दरवाजे का पूरा वज़न जो कि 8 किलोग्राम है, वो बीच को बीचों बीच एक्ट कर रहा है। होता ही सेंटर ऑफ मास पर काम करेगा भाई। तो बात क्या हुई है, तो कह रहा है द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 हिंज एट ए डिस्टेंस 1 फीट फ्रॉम द एंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई द हिंज ऑन द डोर ऑफ इक्वल, दोनों के दोनों हिंज पर बराबर बराबर फोर्स। तो सुनो, तुमको पता है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे, यहाँ पर भी इसके वेट को काउंटर करने के लिए दोनों फोर्स, दो की दोनों बराबर बराबर, इसलिए इनको F1 F2 ना कह के हम F कहेंगे। इस जगह के नॉर्मल, क्योंकि अब ये इस जगह सपोर्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो इनको N1 N2 ना कह के मैं दोनों को N कहने वाला हूँ। हो गया, बात खत्म। हमें एक सीन तो दिखने में लगी है 2F = 8G, तो F = 40 न्यूटन। जी को 10 रख लेता हूँ भी फिलहाल, आंसर डिसमैच करेगा तो बताऊंगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इसका नाम दे देते हैं बी, कब्जा बी। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। जब ए पर मोमेंट निकालेंगे तो इनका तो होगा ही नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने चल रहा हूँ, तो जब इस पॉइंट से मोमेंट निकालूंगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उनको पता है ये फोर्स तो इसी से होकर जा रहा है, तो इसका खेल खत्म। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाला एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे घुमा रहे, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्योंकि हिंज लगा है तो वो ऐसे लग जाएगा। गलत कर रहा था मैं, अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन वो इसी पर टंगा हुआ है पूरा वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे काम करेगा ना। तो इस पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट निकालूंगा तो ये रहा एंटी क्लॉकवाइज और ये रहेगा क्लॉकवाइज। तो इस एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्स को निकालूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन इनटू इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 फीट = नया फोर्स मेरे पास 8G है, 10 कर देता हूँ इसको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी जो कि 1.5 का आधा यानी 0.75। अगर मैं निकालने चलता हूँ n की वैल्यू तो देखता हूँ कामयाबी कहाँ तक मिलती है, शायद 15 न्यूटन। जी हाँ, हमसे नेट फोर्स पूछा था। तुमको पता है किसी भी एक हिंज पर जो नेट फोर्स होगा वो N और F का रिजल्टेंट होगा। तो N ऐसे जा रहा है, F ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री पर जा रहा है, तो किसी भी एक हिंज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो √N का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। F तो मेरे पास 40 है, N मैंने निकाला है 15 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर सुना है 1600 होता है और ये 225 होता है, करीब 1825 हो गया। 1825 करीब करीब किसका रूट होता है, 3 × 9, 1889 शायद होता है, 43 का कुछ की 42 का। एक बार चेक करो, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन 40 से बड़ी 44 से छोटा आएगा। 44 का रूट इससे बड़ा हो जाता है और 40 से तो बड़ा हो भी करेगा। चेक कर लेता हूँ 44।
44 जी, इट इज़ द 43, अप्रॉक्सीमेट 43 नॉट 43। 43 इंटू 43 करके देखता हूँ, देखो करीब करीब आ जाएगा। अब रूट निकालें कौन जाए उसका। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 और बस 12, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 और 1 17, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 1 17। ये क्या आ गया? अरे ये क्या लिख रहा है? आगे से बटना है। 12 17 9 4 8, हाँ 1849 होता है, 1825। अप्रॉक्सीमेट 43 है, नॉट 43। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, दरवाज़ा भी खुल गया। आगे का सवाल क्या था भैया? आगे का सवाल हनी का था, 49 था, इसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। मैंने क्या कहा? कंसेप्ट क्लियर है, परेशानियां नहीं आएंगी। 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 are joined by a light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed omega about an axis through the center of mass. तो पहले में सेंटर ऑफ मास का ही पता नहीं है, तो उसी को पता लगाएं। हमने कह दिया लेट यहाँ से जाता है मेरा सेंटर ऑफ मास, तो इस डिस्टेंस को पता लगाना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस। तो जब मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, तो m1 की जगह m1 हो गया, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको 0 कर दी, ओरिजिन पर रखवा दीजिए इसको। m2 पोजीशन कोऑर्डिनेट r कर दीजिए। भैया ये जब सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाए थे तो एक कंसेप्ट बताई थी कि नहीं बताई थी? अपान m1 प्लस m2। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल गई, ओरिजिन से कितनी दूर सेंटर ऑफ मास है। तो इस दूरी को मैंने x कह लिया है, यही x cm है, तो ये दूरी अपने आप r माइनस x हो जाएगी। और x की वैल्यू हमारे पास तैयार है, यानी m2r अपान m1 प्लस m2। सवाल कह रहा है इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे दिया हुआ है, L इज इक्वल टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं निकालने चलता हूँ। तो सुनो, अगर ये पूरा सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम J या L जो भी लिखा हो, आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने जाएं अगर हम, तो कह रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो हमारे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ओमेगा के टर्म्स में चाहिए। क्या करूँ? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो मैं कहूँगा J बराबर होता है L बराबर आई ओमेगा। आई के लिए m1 x स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब x की वैल्यू हम ऊपर पाए हैं, चलें रखने और कैलकुलेशन लेने। m1 m2 स्क्वायर आर स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्यों नहीं, प्लस m2 की जगह m2, थोड़ा r माइनस x अलग कर लीजिए तो थोड़ा फीलिंग अच्छी आ जाएगी आपको। m2r अपान m1 प्लस m2, कैलकुलेशन जा रहा हूँ तो ये यहाँ लेके जाऊँगा तो m2r नेगेटिव पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, बचेगा m1r अपान m1 प्लस m2, m1r अपान m1 प्लस m2, r माइनस एक्स की वैल्यू हो गई। तो जब उसकी भी स्क्वायरिंग होगी तो m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये ओमेगा पूरा बाहर है। अब आप थोड़ा सा काम करते हैं नहीं तो काम हो गया होता बाबू, तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो इस पूरे फंक्शन में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कुछ चीज़ कॉमन है। m1 कॉमन है, m2 कॉमन है, r का स्क्वायर कॉमन है, और नीचे जा रहा हूँ तो m1 प्लस m2 का
होल स्क्वायर भी कॉमन है। ब्रैकेट में बचा है m2, वहाँ ब्रैकेट में बचा है m1। हम कैलकुलेशन लाने गए तो इसको काट डाला और साथ में ओमेगा वहाँ था ही। अब देखिए उसने कहा था L बराबर क्या होगा, इसी को क्वेश्चन को आगे देखिए। उसने कहा है कि म्यू बराबर m1 m2 अपान m1 प्लस m2, इसका नाम म्यू है, इसी को म्यू कह डाला है। ये ओमेगा है और ये आर स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि दिखाओ कि L की वैल्यू ये होगी और आपके सामने इसका परिणाम लिखा हुआ है, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। हो गया एक क्वेश्चन आपका, ये 49 था, ये हो गया। इसके बाद 50 नंबर। 50 नंबर क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सवाल आसान है, परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा सुनिएगा, बस लगाने का काम, कोरम पूरा करना है सवाल लगाने का। मार्कर कमज़ोर हो गया है तो मज़ा कम आ रही है। करे डम बेल, वो जो लोग जिम विम करते हैं उनके पास डम बेल होता है, डम बेल ऐसा होता है, डम बेल। ऑफ 2 आइडेंटिकल मास ऑफ हाफ किलोग्राम, आधा आधा किलो के दोनों डम्बल हैं। डम्बल दोनों आधा आधा किलो के हैं। 50 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी 0.50 मीटर। लाइट रॉड से बंधे हुए द डम्बल ऑफ द रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस थ्रू ए सेंटर ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम 10 रेडियन पर सेकेंड। ये पूरा सिस्टम 10 रेडियन पर सेकेंड की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। बोला 5 न्यूटन का एक इम्पल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगा दिया गया। 10 सेकंड तक ये इम्पल्सिव फोर्स कार्य करता रहा, 0.10 सेकंड के लिए। बोला व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें क्या दिक्कत थी, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर बहुत बेसिक सा थॉट है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सटर्नल टार्क इस 5 न्यूटन के फोर्स से चल रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 इज इक्वल टू आई अल्फा। आई तो पूरे सिस्टम, क्योंकि ना इस फोर्स को लगाने से नाचेगा तो पूरा सिस्टम ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक बार ऐसे फिक्स है तो ऐसे फोर्स मार दिया तो घूमने तो पूरा लगेगा ना, घूम तो रही था और फोर्स मार दिया है तो और टॉर्क लगेगा। तो तुमको पता है दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर, आर की जगह 0.25 आई हो गया, अल्फा की जगह ए बाई वो अल्फा निकाल लें। ऐसे कैलकुलेशन करने गया तो एक चबा गया। अल्फा की वैल्यू आपके पास आने वाली है। कैलकुलेशन करने गया तो 20 आ गया। कितना सरल सवाल था ये। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 पहले से 10 था, अल्फ़ा 20 आया है, 0.10 सेकंड के लिए लगाया है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सरल सा सवाल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। 12 रेडियन पर सेकंड। मार्कर मज़ा नहीं दे रहा है, 2 सेकंड का समय दें, अभी आता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हाजिर है आपके लिए। क्या कह रहा है सुनिएगा। सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड। अच्छा, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब मुझे प्रीवियस प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी। तुम लोग भी बहुत टोपा हो गए एकदम से 1 नंबर के। पहले प्रीवियस कह दो, प्रीवियस लग गया है इसलिए उसको हम पूछे नहीं। सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड्स इन द प्रीवियस प्रॉब्लम is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed omega. The kid start walking along the rim with speed v
relative to the platform also in the anti-clockwise direction. Find the new angular speed of the platform. आप लोग टोपा टाइप के आदमी हो क्या यार? 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला एक प्लेटफार्म है, ऊपर पहले सवाल है ये, ए किड ऑफ मास m, एज ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r विच कैन फ्रीली रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले दो सवालों में वही कहानी है। आई गिवन है, एक m मास का एक छोटा बच्चा किड यहाँ है, रिम पर, मतलब बॉटम एकदम किनारे पर खड़ा है। रिम माने किनारा। ये एंटी क्लॉकवाइज, हमारे सवाल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में लगा है पूरा ये सिस्टम, और ये बच्चा इसी के रिम के सहारे, रिम के साथ साथ ही उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी से चल देता है, v वेलोसिटी से चल देता है। करे फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की नई एंगुलर स्पीड बताइए। तो लड़का पहले तो मामला ऐसे था कुछ कि आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेटफॉर्म का होगा, उसने दिया हुआ है। लड़का यहाँ बैठा ही हुआ था, रिम के किनारे है, तो ये डिस्टेंस r है, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। पहले लड़का परमानेंट यहाँ बैठा था, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा था। अभी लड़का चलना शुरू कर दिया है बेटवा। ये लड़का जब चल ही लागे तो मामला कुछ और बन बिगड़ जाए। तो एंगुलर स्पीड हमसे नई पूछी है, तो वो इसकी भी वही हो जाएगी, इसकी भी वही हो जाएगी। तो उस नई एंगुलर स्पीड को मैंने नाम दिया ओमेगा डैश। ओमेगा, पहले तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो अब इस लड़के ने चलना शुरू कर दिया, तो इस पूरे सिस्टम की नई एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो जाएगी, मैंने कह दिया। प्लस लड़का m मास का है, लड़का m मास का है, डिस्टेंस अभी भी r है, r स्क्वायर, नई एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश, ओमेगा डैश। प्लस क्योंकि ये चलने लगा है, क्योंकि ये चलने लगा है, तो चलने के लिए कंडीशन रखी है हमने m r स्क्वायर, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ओमेगा की जगह v बाई आर, ओमेगा की जगह v बाई आर। अब मुझे ओमेगा डैश की ज़रूरत है। अब बताओ तो ओमेगा डैश में निकाल दूँ। ओमेगा डैश चाहिए तो इनको पकड़ के यहाँ ले जाओ और कह दो आई ओमेगा m r स्क्वायर ओमेगा माइनस m r स्क्वायर v बाई आर अपान आई प्लस m r स्क्वायर बराबर ओमेगा डैश। चेक कर लूँ क्या इसको? स्पेसिफिक तो नहीं था, कुछ 58 नंबर था, कौन सा था? हमें वैल्यू चाहिए थी 58 की, ओमेगा माइनस mv/r। ओहो हो। इनको देखो, दोनों को कॉमन करो। हम सोचिए कल कयामत आ जाएगी क्या? इन दोनों में ओमेगा कॉमन करो बबुआ, नीचे वाला कट जाए, तो ओमेगा माइनस, अरे मालिक देखा दोनों को ओमेगा कॉमन कर ले तो कट जाए। आंसर हुआ मैच बाटे, mv/r एक ठो छुटका काट दे अपान आई प्लस m r स्क्वायर। देखा करो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। देखिए समझने में क्या था। अब आप 58 नंबर ले आए, उसके पहले 56-57 लगाए, तो 58 भी लग जाना चाहिए था। कमाल करते हो यार तुम लोग। हाँ, अरे भैया ये लड़का यहाँ बैठा रहा, इसका नाम किड है। लड़के का नाम किड मतलब बच्चा, जो मनुष्य का बच्चा, किड्स। तो इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, लड़के का m r स्क्वायर था, ओमेगा से घूम रहा था। अब एंगुलर मोमेंटम ही है जो कंजर्व रहता है, मैं क्या करूं? बोला फिर लड़का इसी के रिम पर v वेलोसिटी से चलने लगा, तो इस प्लेटफॉर्म का नया एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो जाएगा। लड़के के लिए जो m r स्क्वायर है वो ओमेगा डैश है, लेकिन लड़का v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक एंगुलर मोमेंटम और पैदा होगा, mv/r। अरे आप इसको ज़्यादा ना समझे तो ऐसे लिख दीजिए यार, क्योंकि ये चलने लगा ना, ये बच्चा चल रहा है, तो इसका एक और एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, mv/r। यही तो पढ़ाया है।
मैं टोपा आदमी हूँ यार। हम इसको ऐसे V/R लिखे थे क्योंकि ओमेगा लिखना चाहते थे। हो गया यम आर ओमेगा, तो MV/R। लो सॉल्व करो, भागो यहाँ से। ये था एक क्वेश्चन नंबर 58। साला मार्कर साथ नहीं दे रहा, मूड ख़राब हो रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, कैसे गंदे आदमी हो यार। एकदम झंडू बाम सवाल है, सवाल एक दमदार तुम लोगों ने पूछा है। 63 आरके ने एक सवाल 63 नंबर पूछा है, वही सवाल दमदार है। बाकी सब ऐसे लंजू पंजू सवाल हैं, पता नहीं कहाँ से देश में रहते हो तुम लोग। हाँ, इतनी फिजिक्स पढ़ते हो, इसके बाद देश भूल जाते हो। मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। क्लास 61 सवाल दिया तो है तुम लोगों ने, लेकिन इसको मैं क्लास में बता दूंगा 2 मिनट में। 63 अच्छा है, 63 बता दे रहा हूँ, इसको मैं आखिरी कर देता हूँ। 67 उस दिन मैंने बता ही दिया था कि तुमको कि रॉड खड़ी है, बस ऐसे गिर जाए। तो बाकी सवाल तुम्हारे सारे हो गए। तो आज का आखिरी सवाल है, 2 स्मॉल बॉल A and B ईच ऑफ मास स्मॉल m। ये सुंदर सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, मज़ा आ जाएगी। 2 स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m and स्मॉल m are joined rigidly to the end of light rod of length L, and this whole system movement with velocity v0 perpendicular to the rod। रॉड ऐसे खड़ी है तो ऐसे भागे जा रहे हैं। हुआ क्या है, एक पार्टिकल P है जो इसके सामने ही कहीं पड़ गया है, सेम मास का, जाकर के पूरा सिस्टम इससे टकरा गया है। v0 वेलोसिटी से चलता हुआ सिस्टम का ये वाला बॉल इस बॉल से टकरा गया, जो कि फ्री रखी थी, स्थिर रखी थी। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द बॉल A एंड B आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बॉल A और बॉल B की वेलोसिटी बताइए। तो मालिक, इनका तो कुछ होना नहीं है। इनका कोलिजन हुआ है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इसमें जाके टक्कर मारी है, दोनों के साथ साथ संबंध बन जाएंगे और इनकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से पहला आंसर आप चेक कर सकते हो। टक्कर मारने के बाद इन्होंने, वहाँ से A ने इनको टक्कर मारा है, तो A की वेलोसिटी v0/2 हो जाएगी। चेक कर लेता हूँ, सवाल यही बढ़िया था। 63 यस, v0/2 एंड v उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। आगे दूसरा सवाल पार्ट 2 है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छे लंजू पंजू आदमी, अच्छा हालांकि आरके ने सवाल लगा लिया है। देख, तुम्हें याद आया, तुमने C केवल दिया है ना, इसका दूसरा पार्ट भी लग गया होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 लगा दो। तो ये m वाला तो अभी भी v0 से चल रहा है, ये दोनों भाई मिलकर 2m हो गए, चिपक गया है, और दोनों मिलकर के v0/2 की वेलोसिटी से चलने लगे हैं, नहीं चलने लगे हैं, अपान m1 प्लस m2 यानी 3m, चिपक के चल रहा है ना। आंसर आ गया है 2v/3। मेरे ख्याल से आंसर भी बिल्कुल मैच होना चाहिए। लगा, एक लाइन में लग जाते हैं सब सवाल। इसका सेकंड थर्ड पार्ट नहीं आया था, तो बिल्कुल लीगल जेन्युइन था, थर्ड पार्ट ना आना कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट C। अबाउट C माने सेंटर ऑफ मास। तो सुनो, ये अब इसमें चिपक गया है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप चाहे फार्मूले से निकाल लो, चाहे कंसेप्ट से निकाल लो। सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये भारी इधर ज़्यादा हो गया है, तो 2/3 वजन इधर है, तो पूरी लेंथ का 1/3 इधर होगा और पूरी लेंथ का 2/3 इधर होगा। ये बेसिक बात हो गई। अगर कहो तो मैं निकाल दूँ, अरे मालिक इधर m है, यहाँ 2m है, इसको ओरिजिन पर मान लो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालोगे तो L/3 आएगा, 2L/3 आएगा। तो यही C। अब कई बार साहब ये गड़बड़ाऊ यहू करते हैं कि पता पढ़ो तो अब ढूंढ नहीं कर, समझ ही नहीं आएगा कि C है कौन। तो C माने यहाँ सेंटर ऑफ मास है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट C। C माने सेंटर ऑफ मास। मार्कर नहीं चल रहे, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहीं लगाता हूँ। अभी पूरे सिस्टम का एंगुलर स्पीड चाहिए C के अबाउट। तो सुनो, ये सरकार चलने लगे थे 2v/, सेंटर ऑफ मास चल रहा था इसका
2v0/3 से, ये चलने लगे थे v0/2 से, ये अभी भी चल रहे थे v0 से। तो अगर हम आपसे कहें कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप हमें बताएंगे गुरुजी इसमें से घटा दीजिए। अरे मालिक रिलेटिव वेलोसिटी यार, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे 2v0 को v0 से घटा दीजिए। क्यों, अभी हम बताएंगे। /3 कैलकुलेट करेंगे तो v0/6। सेंटर ऑफ मास चल रहा है 2v0/3 से, ये चल रहा था v0/2 से, ये चल रहा है v0 से। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। दोनों सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव निकालने के लिए बड़े वाले में छोटा वाला घटा देते हैं, v0/6, v0/6। और मैं आपसे कहूँ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो भी आप बहुत आसानी से बता देंगे आराम से, v0/3। बस यही इसका मर्म था, यही इसकी समझ थी। सी के अबाउट पूछा क्या था, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट द सी आफ्टर कोलिजन। तो तुमको पता है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ही हमारी सब कुछ है। तो ये दोनों कंबाइंड होके 2m मास के हो गए थे। वेलोसिटी दोनों की कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में v0/6 थी। सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी जो है वो l/3 थी। प्लस दूसरा पार्ट के मेरा m मास का था, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v0/3 थी और सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस 2l/3 थी, इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का i ओमेगा, पूरे सिस्टम का i ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2i निकालेंगे तो ये 2m इंटू l/3 का होल स्क्वायर, यानी l²/9। अरे मालिक ये हमारे स्क्वायर ओमेगा प्लस इसका मास होगा m और डिस्टेंस 2l/3 है, तो 4l²/3 9 और ओमेगा। यही ओमेगा हमसे पूछा गया था। अगर इस ओमेगा को हम निकालना चाहें तो बस सेकंड्स का काम है, ये ओमेगा हमारे हाथ में ज़रूर आएगा। इस सारे m को काट डालो, जहाँ से मन करे वहाँ से काट डालो, 2 से इसको काट के 3 कर लो। उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ना भी सॉल्व करूँगा तो आंसर आप मैच कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। v0l/9 2v0l/9, यहाँ से ओमेगा की चाहत में आया हूँ तो 2l²/9 4l²/9। इन सब का सेटलमेंट कर लें तो 9 LCM हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 v0l/9 इज इक्वल टू 4 2 6 l²/9 ओमेगा। l को l से काट डालूंगा, 9 को 9 से काट डालूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओमेगा की ही चाहत में आए थे क्या, मेरे ख्याल से वैल्यू मेरी आने वाली होगी 63 नंबर 63 v0/2l। हाँ भी l तो है एक, ये भी l है ना, एक l कटा है 20/2। हाँ कैपिटल l का आता तो कैपिटल l हो गया। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू। मार्कर नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रही, इसलिए इसको यार छोड़ दे रहा हूँ। जो 1-2 सवाल आपके हैं उनको, एक ही कोई सवाल नहीं है, एक सवाल है 61, उसको कल आके क्लास में बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। आज हनी का बर्थडे भी है, बारिश भी बहुत हो रही है। हनी के बर्थडे में आज बारिश हो रही है भैया। शाम को इसका बर्थडे बम निकलेगा, बहुत ताबड़तोड़ मार खाएगा। आज बर्थडे में खूब मार खाएगा, सवेरे से हो सकता है खा भी चुका हो। चलो, थैंक यू।